हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन डन का लिखा हुआ एक ब्यूटीफुल पोम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के एक से ज़्यादा पार्ट्स होंगे जिसमें हम कवर करेंगे पोएट्स ब्रीफ इंट्रोडक्शन, tone and theme, stanza explanation with new words, literary devices and question answer. So keep watching right till the end. सबसे पहले हम जानेंगे पोएट्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि इसमें से भी जो है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। जॉन डन was born on January 22nd, 1572 in London, England. जॉन डन का जन्म जो है 22 जनवरी 1572 में इंग्लैंड के लंदन में हुआ था। ही वॉज अ लीडिंग इंग्लिश पोएट ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटायरिकल वर्स। ये जो है एक लीडिंग पोएट थे, लीडिंग इंग्लिश पोएट थे, बट किस चीज के? एक नए प्रकार के लिरिकल और सटायरिकल वर्स के। ही इज considered the pioneer of the metaphysical school. इनको क्या कहा जाता है? Pioneer means जो किसी चीज को लीड करे, अग्रगामी। तो ये जो है मेटाफिजिकल स्कूल के जो है pioneer, अग्रगामी, इनको जो है माना जाता है। अब यहाँ बात आती है कि मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है। सो मेटाफिजिकल मीन्स रिलेटेड टू मेटाफिजिक्स। अब मेटाफिजिक्स का मतलब होता है कोई भी चीज इस दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है उसकी रियलिटी क्या है, उसकी थियरी क्या है, और वो कैसे हम जानते हैं कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, इससे संबंधित जितनी भी बातें हैं उसको हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। ओके, ही वॉज बोर्न इन लंदन। ऐसे मैंने आपको तो पहले ही बताया है कि उनका जन्म लंदन में हुआ था। इनटू अ प्रॉस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ ट्रेडर्स। इनका जन्म लंदन के एक रोमन कैथोलिक फैमिली, ट्रेडर्स के रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। व्यवसायी थे इनके परिवार वाले, और वो लोग जो है समृद्ध थे, मतलब खुशहाल थे, वेल टू डू फैमिली वाले थे। एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टाउंचली एंटी क्लॉथिक। अब उस समय की बात है जब इंग्लैंड जो है रोमन कैथोलिक फैमिली वालों से जो है, इस रिलीजन से जो इंग्लैंड है, वो पूरी तरह से कट्टरपंथी थे। नेक्स्ट, डन वॉज 4 व्हेन हिज फादर जॉन डन डाइड। जॉन डन मात्र 4 साल के थे जब उनके फादर का नाम भी जॉन डन ही था, वो मर गए। एंड शॉर्टली देयर आफ्टर हिज मदर एलिजाबेथ हेवुड। और जस्ट उसके बाद जो है क्या हुआ, उनकी माँ जिनका नाम था एलिजाबेथ हेवुड मैरिड डॉक्टर जॉन सिमिंजेस। इनकी माँ ने जो है एक दूसरी शादी की, और उनका नाम जो है, उनका भी नाम शुरू में जॉन ही था, जॉन सिमिंजेस से शादी की। हु रेज्ड द डन चिल्ड्रेन। और जॉन सिमिंजेस जो थे वो जॉन डन के बच्चों को क्या किए? पाले बड़े किए। एट द एज ऑफ 12 डन मैट्रिकुलेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। 12 साल के एज में जॉन डन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैट्रिकुलेटेड हुए, मतलब 10th पास किए। बट ओविंग टू हिज कैथोलिक बैकग्राउंड, लेकिन उनके कैथोलिक बैकग्राउंड के कारण ही वॉज फोर्स्ड टू लीव द यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री। उनको फोर्स किया गया, उनको जबरदस्ती बिना किसी डिग्री लिए, बिना किसी डिग्री हासिल किए उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, उनको फोर्स किया गया कि निकल जाओ। एंड द मोस्ट लाइकली कंटिन्यूड हिज एजुकेशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। और फिर कुछ और भी आगे पढ़े, लेकिन वो जो एजुकेशन वो प्राप्त किए वो कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में किए। दो, हालांकि he took no degree from either universities, फिर भी 2 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए, फिर भी उनको कोई डिग्री नहीं मिली। He studied law and theology,
इसके बाद जो है ये खुद से, डिग्री तो मिली नहीं थी, फिर भी इन्होंने लॉ की स्टडी की, फिर थियोलॉजी मतलब अध्यात्म की स्टडी की। He also participated in naval expedition and became secretary of a powerful naval। ये नौसेना अभियान दल में जो है पार्टिसिपेट किए और फिर जो एक पावरफुल नोवेल कुलीन व्यक्ति के जो एक सेक्रेटरी बने। Soon he lost his job। और फिर क्या हुआ, थोड़े ही दिनों के बाद ये अपना जॉब भी खो दिए। Why? And was sent to prison for secretary marrying his patron's niece। हुआ ये था कि इनका जॉब जाने का वजह ये था कि उस वक्त रोमन कैथोलिक फैमिली से पूरे इंग्लैंड में सब कोई घृणा करते थे, कट्टरपंथी थे इंग्लैंड वाले, और इनको जिसने शरण दिया था अपने घर में रहने का, इन्होंने क्या किया, उसी के भतीजी से, ये जॉन डन साहब ने, है ना, उन्हीं के भतीजी से, किसके भतीजी से, जो उनको शरण दिए थे जॉन डन को, उस शरण देने वाले के भतीजी से ही चुपके से शादी कर लिए। इसके वजह से इनकी जॉब चली गई और इनको जेल भेज दिया गया। प्रिजन मीन्स जेल होगा। ओके। 1615 एट द एज ऑफ 42, 1615 की बात है जब जॉन डन 42 साल के थे। डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन ऑफ द एंग्लिकन चर्च। अब इनको एंग्लिकन चर्च में पुरोहितों का जो राज्याभिषेक होता है, जो अभिषेक होता है पुरोहितों का, उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया। एंड सुन बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। और बहुत जल्द ही वो अपने समय का एक महान प्रीचर बन गए, मतलब उपदेशक बन गए। हिज लव पोएम्स यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी। अब ये जितने भी पोएम्स लिखते थे उसमें रोमांस वगैरह होता था, लव होता था, लेकिन उस पोएम में ये साइंस की बातों को भी लिखते थे, ज्योग्राफिकल वर्ड्स को भी यूज करते थे। डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स। डन अपने सॉन्ग्स के लिए फेमस थे। वेल नोन मीन्स फेमस, विख्यात थे। सनेट्स के लिए विख्यात थे, सटायर्स के लिए विख्यात थे, एंड द एलजीज एंड sermons, और ये एलजीज और sermons के लिए भी विख्यात थे। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है, मान लो ये जो पूरा है ये आपको याद नहीं रहे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप इसमें देख सकते हो। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जनवरी 22, 1572। फादर कौन थे, इनके फादर जॉन डन ही थे, इनके फादर का नाम भी जॉन डन ही था। मदर एलिजाबेथ हेउड, एलिजाबेथ हेउड। स्टेप फादर जो थे इनके, दूसरे जो फादर थे, इनकी माँ जो सेकंड टाइम मैरिज की, उनका नाम था जॉन सिमिंजेस। यूनिवर्सिटी का बात करें तो सबसे पहले ये जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बावजूद भी इनको रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड होने की वजह से इनको कोई डिग्री नहीं मिली। विदाउट डिग्री इनको यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। बैकग्राउंड इनका क्या था, तो इनका बैकग्राउंड था प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। ये रोमन कैथोलिक फैमिली में एक समृद्ध परिवार से बिलोंग करते थे, समृद्ध थे इनके परिवार वाले। ऑर्डिनेशन, इनका जो पुरोहितों का अभिषेक होता है वो कहाँ हुआ था, एंग्लिकन चर्च में हुआ था। अब बात कर लेते हैं इसके टोन एंड थीम के बारे में, मतलब इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, इसका केंद्र मतलब कहाँ है, ये क्या कहना चाहता है, इसका मेन पॉइंट क्या है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द पोएम और सॉन्ग, ये जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एक सॉन्ग भी है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कंसोलेशन। ये जो है संतावना का एक एक्सप्रेशन है, संतावना दिया जा रहा है। फ्रॉम द स्पीकर टू हिज बिलव्ड, किसके द्वारा संतावना दिया जा रहा है, स्पीकर। स्पीकर कौन है, तो खुद जॉन डन ही स्पीकर हैं। ये जॉन डन के द्वारा इनके वाइफ को, यहाँ पे इनके वाइफ का फोटो है, ये इनके वाइफ को संतावना दिया जा रहा है। कब दिया जा रहा है, ऑन द ओकेजन ऑफ हिज डिपार्चर। जॉन डन अपने वाइफ को छोड़ के कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर कहाँ, जर्मनी जा रहे हैं घूमने के लिए, तो उस पे वो अपने वाइफ को क्या कर रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं, संतावना दे रहे हैं। एविडेंटली
आखिरकार नीदर पार्टी वांट्स टू बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर, आखिरकार ये पता चलता है कि दोनों में से कोई, जॉन डन और इनकी पत्नी, दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज एक्सप्रेस्ड इन द स्पीकर्स रिस्पॉन्स टू दिस बिकॉज these two lovers are so entwined। इस पोम का जो सेंट्रल आइडिया है वो स्पीकर्स के रिस्पॉन्स को एक्सप्रेस करता है, क्योंकि जो ये टू लवर्स हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, आर सो entwined। entwined का मतलब होता है लिंक्ड टुगेदर, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, ये इंडिकेट करता है। एंड सो फुली अ पार्ट ऑफ ईच अदर, और ये दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए वो पार्ट हैं कि अगर एक अलग हो जाए तो दूसरा किसी काम का नहीं होगा, एक अलग हो गया फिर दूसरा भी किसी काम का नहीं होगा, ऐसे पार्ट हैं। नथिंग कैन रियली सेपरेट देम, इन दोनों को कोई भी चीज वास्तव में देखा जाए तो सेपरेट नहीं कर सकता है। वेदर इट बी अ लॉन्ग जर्नी, चाहे वो एक लंबी यात्रा हो, और डेथ इटसेल्फ, या फिर वो मौत हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेंजा एक्सप्लेनेशन की। सबसे पहले इनके वाइफ से मिलते हैं। इनके वाइफ का नाम था, ये इनकी वाइफ है और इनका नाम था एनी मोर। एनी मोर इनके वाइफ का नाम था। चलिए स्टेंजा को पढ़ते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness of thee, nor in the hope the world can show a fitter love for me, but since that I must die at last, this best to use myself in jest, thus by faint deaths to die। एक्सप्लेनेशन से पहले हम इसके न्यू वर्ड को जानते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखो, बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि जो गो है इसका स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग लिखा गया है। ऐसा कुछ नहीं समझे, इसमें जितना भी ये स्पेलिंग आपको रॉन्ग लग रहा है एक्चुअल में वो रॉन्ग नहीं है, उसे पोएटिक लाइसेंस कहा जाता है। इसमें पोएट जो है राइम रिदम को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए अपने अकॉर्डिंग जो है वो वर्ड का जो स्पेलिंग है वो चेंज करते रहते हैं। तो ऐसा कभी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि ये स्पेलिंग गलत है, ये सेंटेंस गलत है, ऐसा कभी नहीं। इससे पोएटिक लाइसेंस कहते हैं। तो सबसे पहला न्यू वर्ड है गो। सबसे पहले हम लोग गो को जानते हैं। इस गो का मतलब, ये स्पेलिंग क्या होगा इसका, GO। नेक्स्ट है दी। तो यहां पर थोड़ा एक कॉलम बना देते हैं, इसको पूरी अच्छे तरह से जान लो। देखो, दी होता है, एक होता है डो, और फिर एक होता है दाइन, और एक होता है दाइन, और लास्ट डाई होता है। इन सब का मतलब समझते हैं हम लोग। देखो, यू जो सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन के लिए ही ये बनाया गया है। दी का मतलब होता है यू, और यू ये कौन सा, जब आपको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना, ऑब्जेक्टिव केस को यूज करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यू, यानी मतलब दी। सबसे पहला है दी, इसका मतलब यू होता है, और ये दी जो है ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज होता है। नेक्स्ट है डो, इसका मतलब भी यू ही होता है, बट ये सब्जेक्टिव केस की तरह यूज होता है। ये कैसे यूज होगा, सब्जेक्टिव केस की तरह यूज होगा। और थर्ड है दाइन, तो आप कहते हो ना योर्स, क्या कहते हो, योर्स, तो इसी का ये दाइन है। और दाई का मतलब होता है योर। ये आप जो है चारों याद रखना, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डो आपका जो है सब्जेक्टिव केस यू है, दी ऑब्जेक्टिव केस यू है, डाइन योर्स को, ये आर्केइक वर्ड्स हैं, पुराने ओल्ड वर्जन वाले वर्ड्स हैं। डाई योर। गो का स्पेलिंग यहां पे क्या होगा, GO। नेक्स्ट है आपका
यहाँ पर जैसे ये मी, तो मी है तो इसका आप जो है लिख लो MEE है, इसका हो जाएगा ME। फिर अगला है डाई, तो डाई का आप तो जानते हो पहले से DIE होगा, डाई। फिर यहां पर ये देखो, तो ये है दिस, एक्चुअल में ये लिखा हुआ है TIS, लेकिन ये है दिस। फिर क्या है सेल्फ, तो यहां पर ये SELFE नहीं होगा, यहां पर सिर्फ SELF होगा, ई डिलीट हो जाएगा। फिर क्या है FAINED, FAIN''D, तो FAIN''D, इसका एक्चुअल वर्ड होगा FAIGNED। फिर आपका क्या है, अगला वर्ड है डाई, तो डाई का तो आपको पहले ही बताया है DYE होगा। DYE का क्या होगा, DYE, इसका DIE हो जाएगा। ये जितने भी न्यू वर्ड्स हैं इसमें स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन रहता है। इस न्यू वर्ड्स को आप अच्छा से याद कर लो, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ये पहली बार है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पर लिखो कि आपको कौन से वर्ड में कंफ्यूजन है, फिर वहां पर मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहां जाके देख सकते हो कि ये एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है। अब बात आती है स्टेंजा एक्सप्लेनेशन की। देखो, डिपार्चर हमेशा फियरफुल और टीयरफुल होता है, आई मीन आंसू और डर भरा होता है। कहीं भी किसी से अगर आप दूर जा रहे हो, जिसे आप बहुत चाहते हो और उससे दूर जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए टीयरफुल और फियरफुल दोनों होगा। इस स्टेंजा में जॉन डन अपने वाइफ एनी मोर से दूर जा रहे हैं, एनी मोर से दूर जा रहे हैं, और दूर जाने का रीजन एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि वह इसलिए दूर नहीं जा रहे कि उनकी फीलिंग और लव उनके पत्नी के लिए एक्सपायर्ड हो गया है। ऐसा नहीं है कि उनकी फीलिंग और उनका जो लव है वो एक्सपायर्ड हो गया। वो अपने पत्नी को क्या कह के बुला रहे हैं, स्वीटेस्ट लव कह के बुला रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो एनी मोर से प्यार करके थक चुके हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो अब थक गए हैं, अब उससे प्रेम नहीं करना चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनको कोई बाहर एक खूबसूरत सी लड़की मिल गई है और वो उसके लिए बाहर जा रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं, एनी मोर से दूर जा रहे हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो दूर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि दूर होना ही प्रकृति का क्या है, नियम है। प्रकृति का कानून यही है कि आपको एक ना एक दिन क्या होना है, दूर जाना है। यहाँ पर पोएट क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं डेथ को। पोएट ये बात कह के किसको इंडिकेट करना चाह रहे हैं, डेथ को इंडिकेट करते हैं। कहते हैं कि यह मायने नहीं रखता कि टू लवर्स एक दूसरे को कितने लंबे समय से प्रेम करते आ रहे हैं, आखिरकार उन्हें मरना है। एक ना एक दिन डेथ इन दोनों के प्यार को खत्म कर देगा। सो पोएट कहते हैं डेथ इज अनदर काइंड ऑफ सेपरेशन। पोएट क्या कहते हैं कि ये जो डेथ है ये एक दूसरे तरह का जो है सेपरेशन है, एक अलग सेपरेशन है। इससे सबको अलग होना है एक दिन, चाहे वो आप कितने भी क्लोज हो, किसी के नजदीक हो, डेथ जब आएगी तो फिर आपको अलग होना ही होना है। जॉन डन अपने बाकी पोम की तरह इस पोम में शुरू से ही इमोशन को भर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में आते हैं जॉन डन और कहते हैं यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे। ही हैड नो डिजायर, नो सेंस, नॉर हाफ so sought away. Then fear not me, but believe that I shall make speedier journeys, since I take more wings and spurs than he.
इसके न्यू वर्ड्स को हम समझते हैं सबसे पहले। यस्टर नाइट, द सन, सन का स्पेलिंग यहां पे क्या होगा? SUN। नेक्स्ट है हेंस, तो हेंस का मतलब देखो, ये मॉडर्न इंग्लिश में इसका मतलब अतः होता है, लेकिन अगर आर्केइक वर्ड के अकॉर्डिंग देखोगे, ओल्ड वर्जन इंग्लिश वर्ड के अकॉर्डिंग देखोगे, तो इसका मतलब, हेंस का मतलब होता है फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, एंड येट इज हियर टू डे, टू डे, तो ये सेपरेट नहीं होता है, ये ज्वाइंट होता है टू डे। नेक्स्ट है हैथ, तो इसका मतलब होगा हैज। डिजायर, नॉर, तो नॉर का आपको स्पेलिंग क्या होना चाहिए? NONOR। फिर हाफ, HALF, HALF। a short away, then fear, FEAR, FEAR। मी का क्या हो जाएगा? MEE। बिलीव का BEL, और ये वाला जो ई है ना, इसको आई में चेंज कर दो, पहला वाला ई को किस में चेंज कर दो? आई में चेंज कर दो। दैट आई शैल मेक superior journeys since I take more wings and spurs। यहाँ पे then लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर दो than में, ये than होगा। फिर ही का क्या हो जाएगा? HE। इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन बनाया गया है, वहां जाओ और वहां पे क्वेश्चन करो कि सर मुझे इस वर्ड में अभी भी कंफ्यूजन है, वो वहां मैं क्लियर कर दूंगा। पोट कहते हैं अपने वाइफ से, अपने विलव्ड से, एनी मोर से कहते हैं। देखो, पोट अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए एक के बाद एक आर्गुमेंट कर रहे हैं, बहस पे बहस हो रही है। उनकी जो बिलव्ड है, प्रेमिका है, वो कह रही है आप मत जाइए, और ये कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, लेकिन वो अपने बातों को ऐसा इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि उनके प्रेमिका को उनका जाना बुरा ना लगे, इसी तरह का उनको दुख ना हो। हमेशा की तरह पोट सन का एग्जाम्पल देते हैं। किसका एग्जाम्पल देते हैं? सन का एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि सन की कोई फीलिंग नहीं होती, फिर भी देखो ये हर रोज अपने निश्चित समय पे वापस लौट आता है। अगर सन लौट के आ सकता है तो मैं भी अपने जर्नी से 1 या 2 दिन में लौट सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं जाऊंगा और फिर लौट के नहीं आऊंगा, मैं भी अपने जर्नी से लौट के आ सकता हूं। सन का एग्जाम्पल ये क्या कह रहे हैं कि इसकी तो कोई डिजायर नहीं है, इसके पास जो है कोई सेंस नहीं है, फिर भी ये क्या है, अपने निश्चित समय पे वापस लौट आता है, जहां से शुरू हुआ था, फिर वहीं पे आके चारों तरफ से घूम के फिर उसी जगह पे चला आता है। फिर क्या कहते हैं कि सन का नॉर हाफ शो शॉर्ट अवे, सन का आने जाने के लिए जो है कोई भी एक छोटा सा शॉर्ट कट भी नहीं है। देन फियर नॉट मी, मेरे बारे में कोई फियर नहीं होनी चाहिए, डरो नहीं मेरे बारे में। यहाँ पोट इमोशन लेस नहीं है, बल्कि वो भी सेंटिमेंट्स और लव से भरे हुए हैं। अब यहाँ पर पोट हाइपरबोल का यूज करते हैं। यहाँ पर पोट क्या करते हैं? हाइपरबोल का यूज करते हैं इस जगह पे। वो कहते हैं, हाइपरबोल का मतलब समझते हैं हम लोग। हाइपरबोल का मतलब ये है कि आप कोई ऐसी बात कह दो जो इस जन्म में पॉसिबल ही नहीं हो। अब हाइपरबोल का एक एग्जांपल देखो कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अपने रॉकेट से मार्स पे जाता, मंगल ग्रह पे जाता, चांद पे घूमने के लिए जाता। ऐसा संभव है इस जन्म में? तो ये सब चीजें अगर आप कह रहे हो तो इसको हाइपरबोल कहते हैं। यहाँ पर ऑथर जो है हाइपरबोल को बोल का यूज करते हैं और वो कहते हैं क्या, पोएट वो सन से भी ज्यादा तेजी से जाएंगे। कहते हैं कि बिलीव करो, मुझ पे विश्वास करो कि मैं सन से भी ज्यादा तेजी से जाऊंगा और फिर उससे ज्यादा तेजी से लौट के चला आऊंगा। उनके
बिलव्ड को रियलाइज भी नहीं होगा कि वह कभी दूर गए थे। क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं इतनी तेजी से जाऊंगा कि तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा कि मैं तुमसे दूर गया था। मैं सन से भी ज्यादा विंग्स लगाऊंगा। सन के पास जो विंग्स है उससे ज्यादा विंग्स मेरे होंगे। मेरे अंदर करेज ज्यादा होगी, उससे ज्यादा मेरे अंदर करेज होगी, एनर्जी होगी, और मैं उससे पहले लौट के चला आऊंगा। सो मेरे बारे में डरो नहीं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने स्टैंजा फर्स्ट और सेकंड को कवर किया। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इस वीडियो के इस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के रिमेनिंग पार्ट्स को कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो। फॉर द टाइम बीइंग, यू हैव अ गुड डे। ¿Cómo se llama?